फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि स्टडी पॉइंट ये 5 पार्ट के प्रदूषण की 5th वीडियो। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यह आज हम ताप प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। ताप प्रदूषण। नदी में गर्म पानी के निकास को पर्याय ताप प्रदूषण कहते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई उद्योग एक स्रोत जैसे नदी से पानी लेता है, शीतलन के लिए इसका उपयोग करता है और फिर गर्म पानी उसी स्रोत में लौटा देता है। उदाहरण के लिए बिजली घर पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं। ये गर्म जल को सामान्य से कम 15 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होता है, बाद में उसी जल स्रोत में छोड़ दिया जाता है। प्रभाव क्या है इसके? जल के ताप में वृद्धि होने से पानी में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है और मछलियों का चयापचय तेज हो जाता है। इससे नदी का पर्यावरण संतुलन बदल जाता है। ताप में वृद्धि एक सीमा तक हो तो कुछ मछलियों की वृद्धि दर बढ़ती है और बिजली घर के पास मछलियों की पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन समय समय पर संयंत्रों के बात होने के कारण जो नियंत्रित और अनियोजित दोनों प्रकार का हो सकता है। पानी के तापमान में आकस्मिक परिवर्तन आते हैं, जिससे गुनगुने जल में रहने की आदि मछलियां मर जाती हैं। जो गुनगुने पानी में रहने की मछलियां आदि होती हैं वे मर जाती हैं। उससे सागरों में प्राणी सामान्यतः 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की तापमान वृद्धि सह नहीं पाते और 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अधिकांश स्पंज, मोलस्कस और झींगे मर जाते हैं। इससे प्राणियों की विविधता में कमी आती है, क्योंकि केवल गुनगुने पानी की अवशिष्ट प्रजातियां ही बच और फल फूल पाती हैं। नियंत्रण के उपाय। गर्म पानी को शीतल तालाब या शीतल स्तंभ से गुजारकर ताप प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ये गर्मी हवा से बिखर जाती है और फिर पानी को नदी में छोड़ा जा सकता है या संयंत्र में ही शीतलन के लिए दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। पर इन दोनों विधियों में दोष ये है कि वाष्पीकरण के द्वारा भी भारी मात्रा में पानी गायब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय खतरे क्या क्या हैं? नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा लाभदायक और हानिकारक दोनों ही हो सकती हैं। हम हड्डियों में फ्रैक्चर की जांच के लिए, विकिरण से कैंसर का इलाज करने के लिए, रेडियोधर्मी समस्थानिकों की मदद से रोगों के निदान के लिए एक्सरे का नियमित उपयोग करते हैं। दुनिया में लगभग 17% विद्युत ऊर्जा परमाणु संयंत्रों में पैदा की जाती है, लेकिन दूसरी ओर हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में परमाणु बमों में पैदा तबाही को भूल सकना भी असंभव है। परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्टों में पर्यावरण को गंभीर हानि पहुंचाई है और पहुंच रही है। नाभिकीय विखंडन में परमाणु का नाभिकीय तोड़ा जाता है। इससे पैदा होने वाले ऊर्जा के अनेक उपयोग संभव है। परमाणु का नियंत्रण विखंडन सबसे पहले जर्मनी में 1938 में किया गया, लेकिन परमाणु बम बनाने वाला पहला देश अमेरिका था। कौन सा था परमाणु बम बनाने वाला पहला देश? अमेरिका था। ये बम फिर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में गिराया गया। दुनिया में बिजली बनाने का परमाणु संयंत्र अमेरिका में 1951 में बनाया गया। सोवियत संघ ने अपना पहला संयंत्र 1954 में बनाया। सोवियत संघ ने कब बनाया? 1954 में बनाया। अपने भाषण शांति के लिए परमाणु में राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने दिसंबर 1953 में ही निम्नलिखित भविष्यवाणी की थी। कब की थी भविष्यवाणी? दिसंबर 1953 में। परमाणु संयंत्र इतनी सस्ती बिजली पैदा करेंगे कि उसे मापने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उपभोक्ता एक शुल्क देकर जितनी चाहे बिजली का प्रयोग करेंगे। परमाणु बिजली का सुरक्षित, साफ और भरोसेमंद साधन होंगे। यूँ तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग आज भी बिजली के एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में किया जाता है, पर फिर भी उपरोक्त वक्तव्य अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। अनेक गंभीर दुर्घटनाओं ने रेडियोधर्मी अपशिष्टों से सुरक्षा और उनके निपटारे के बारे में विश्वव्यापी चिंता पैदा कर दी है। ऊर्जा के लिए नाभिकीय ईंधन के उपयोग का परमाणु समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ईंधन का शोधन कैसे किया जाता है। कच्चा यूरेनियम अयस्क
जिसमें भर के अनुसार 0.2% यूरेनियम होता है, खुली या भूमिगत खदानों में निकाला जाता है। निकाले जाने के बाद आयस्क का चूरा बनाया जाता है और फिर उसमें एक विलायक मिलाया जाता है, जिससे यूरेनियम का संकेंद्रण बढ़ जाता है। अब पीला केक प्राप्त होता है, जिसमें 70 से 90% यूरेनियम ऑक्साइड होता है। प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम में विखंडन योग्य U-235 का प्रयोग बढ़ाना पड़ता है। हालांकि ये एक कठिन और महंगी प्रक्रिया है। शोधन प्रक्रिया के बाद इसका भाग 0.7 से बढ़कर 3% हो जाता है। फिर ईंधन निर्माण की प्रक्रिया इस समृद्ध यूरेनियम को चूरा बना देती है, जिससे फिर छड़ें बनाई जाती हैं। ये छड़ें फिर 4 मीटर लंबी धातु की पाइपों में बंद कर दी जाती हैं और इन्हीं को फिर संयंत्र में लगाया जाता है। विखंडन के बाद U-235 परमाणुओं का संकेंद्रण कम हो जाता है। लगभग 3 साल बाद ईंधन की क्षणों में इतना रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं रहता। श्रृंखला और अभिक्रिया जारी रह सके और इन क्षणों की जगह नई छड़ें लगाई जाती हैं, लेकिन ये बेकार छड़ें अभी भी रेडियोधर्मी बनी रहती हैं तथा उनमें लगभग 1% U-235 और 1% प्लूटोनियम होते हैं। ये क्षण परमाणु संयंत्र में पैदा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रमुख स्रोत हैं। आरंभ में विचार था कि इन बेकार क्षणों का दोबारा शोधन करके न केवल फिर से ईंधन पाया जा सकता है, बल्कि नपकीय अपशिष्टों की मात्रा भी घटाई जा सकती है। लेकिन पूर्ण शोधन के द्वारा क्षणें बनाने की लागत अपशिष्ट से क्षणें बनाने की लागत से अधिक पाई गई है। आज भारत नपकीय अपशिष्ट को जमा करने के बजाय बेकार ईंधन के पूर्ण शोधन के संयंत्र ही चलाता है। इस प्रक्रिया के हर चरण में हानिकारक विकिरण से संपर्क का खतरा बना रहता है तथा स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं सामने आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, प्रभाव व नियंत्रण के उपाय। प्राचीन नगरों में जूठन और दूसरी गंदगियों को बस सड़कों पर फेंक दिया जाता था, जहां वे जमा होते रहते थे। इस काम पर रोक लगाने वाला पहला ज्ञात कानून एथेंस में 320 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया तथा अनेक पूर्वी भूमध्य सागरीय नगरों में कचरा हटाने की व्यवस्था विकसित होने लगी। निपटारे की आरंभिक विधियां बहुत सरल थीं। अक्सर नगर की दीवारें से बाहर किसी खुले गड़गड़े में चीज़ें फेंक दी जाती थीं। जनसंख्या बढ़ी तो कचरे को नगर से दूर ले जाने के प्रयास होने लगे। नगरों के कूड़ाघर इसी तरह अस्तित्व में आए। अभी हाल तक नगरों के ठोस कचरे के निपटारे पर जनता का ध्यान कुछ खास नहीं जाता था। नगर या गांव की सीमा से बाहर कचरा डालना, कभी कभी उन्हें जलाना या गड्ढों में भरना उसके निपटारे का पसंदीदा ढंग था। भारत के लगभग सभी नगरों और कस्बों में संपर्क मार्ग प्लास्टिक के रंग बिरंगे थैलों और दूसरे कचरों से भरे दिखाई देते थे। कचरे का आयतन कम करने के लिए उसे जलाया भी जाता था। दाहन और सफाई युक्त भूराव आदि निपटारे की आधुनिक विधियां इन समस्याओं के हल के प्रयास हैं। कचरा डालने के लिए स्थल का अभाव संसार के अनेक नगरों और कस्बों में गंभीर समस्या बन चुका है। कचरा डालना या जलाना आज पर्यावरण के या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। कचरे का निपटारा अपशिष्ट प्रबंधन की समन्वित योजना का अंग होना चाहिए। एक साझी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संग्रह, शोधन, संसाधनों का प्रचालन और अंतिम निपटारे की विधियों में समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नगरीय कचरे की विशेषताएं। ठोस अपशिष्ट कचरा अनेक प्रकार का होता है। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की चुनौतियों को कारगर ढंग से हल करने के लिए इस कचरे का वर्गीकरण आवश्यक है। नगरीय ठोस कचरा शब्दों का उपयोग सामान्यतः नगर, कस्बा या गांव के अधिकांश हानिरहित कचरे का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे नियमित रूप से जमा करके शोधन अथवा निपटारे के स्थान तक ले जाया जाता है। घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान और संस्थाएं इस कचरे को स्रोत और उद्योग भी, लेकिन औद्योगिक प्रक्रियाओं, निर्माण और तोड़ फोड़ से निकले मलबे
नालियों के कीचड़, खदानों या खेती के अपशिष्ट इसमें शामिल नहीं हैं। नगरीय कचरे में अनेक प्रकार की सामग्रियां होती हैं। इसमें खाद्य अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, मांस के टुकड़े, झूठे अंडों के छिलके आदि होते हैं, जिनको नम कचरा कहा जाता है। कागज, प्लास्टिक के डिब्बे, कांच की बोतलें, गत्ते के डिब्बों और एल्युमिनियम के पत्थर, धातु की बनी वस्तुएं, लकड़ी के टुकड़े आदि को सूखे कचरे की श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।